अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद और नर्सिंग के लेक्चर सीरीज़ में आपका हम वेलकम करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं AHN के पहले यूनिट के पहले लेक्चर के ऊपर। और आज के जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के ऊपर बेस करता है। और आज के इस लेक्चर में आपको जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं उनमें से कुछ डिसऑर्डर्स के ऊपर आज डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग या जिसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कहते हैं, इसका हमारा पहला लेक्चर है। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कवर करने के बाद आप डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हो, उसकी असेसमेंट कर सकते हो, उसमें पूरी डिजीज़ के ऊपर डिस्कशन की जाती है, तो आपका हर एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपरली हर एक एस्पेक्ट बता दिया जाए ताकि आप लेक्चर लें और आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो रिमेंबर हो जाए, आपका हर कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, ताकि आपके जो अनाटमी में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी वो आपकी रिकॉल हो जाए और आप इजीली जो है सेकेंड ईयर के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को AHN को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कनाल के ऊपर। और एलिमेंट्री कनाल जो है हमारे माउथ से शुरू होकर हमारी एनस तक जाती है। ये पूरी एक ट्यूब है जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब भी कहते हैं या एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारी एनस पे जाके ख़त्म होती है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है या एलिमेंट्री कनाल है, इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है जहाँ से ये ट्यूब शुरू होती है उसे हम माउथ कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, या हम इसको माउथ भी कहते हैं। अब माउथ में आपको पता है आपके टीथ, आपकी टंग, आपका पूरा का पूरा ओरल कैविटी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और इसमें जो आपकी डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें हम च्यूइंग करते हैं फूड को, और केमिकल डाइजेशन जिसमें हम सलाइवा सेक्रेट करते हैं फूड के लिए ताकि उसकी डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाए। तो हम ये दोनों चीज़ें इसमें कवर करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है हमारे साथ ह्यूमन माउथ की आपको पूरी एनाटॉमी दिखाई जा रही है। यहाँ पे लिप्स हैं, यहाँ पे गम्स हैं जिनको जिंगीवा कहते हैं, उसके अलावा हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, अल्वा इसे हम कहते हैं, मोलर्स, प्री मोलर्स, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो फेरेंक्स। अब फेरेंक्स बेसिकली जहाँ पे आपकी माउथ कैविटी एंड हो रही है वहाँ पे फेरेंक्स स्टार्ट हो रहा है। अब फेरेंक्स जो है वो भी क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि आपके माउथ को आपकी एसोफेगस से कनेक्ट करती है। अब फेरेंक्स के भी 3 पार्ट हैं जिसमें हम आपको कहते हैं कि नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेंजोफेरेंक्स। इसको हम नेजल कैविटी के पीछे जो फेरेंक्स है उसे हम नेजोफेरेंक्स कहते हैं। बकल कैविटी या माउथ के पीछे जो फेरेंक्स है उसे हम नेजोफेरेंक्स कहते हैं। नेजोफेरेंक्स नहीं कहते हैं, उसे हम ओरोफेरेंक्स कहते हैं। और उसके नीचे जो फेरेंक्स है उसे हम हाइपोफेरेंक्स भी कहते हैं। उसके बाद आपका जो एसोफेगस, अब एसोफेगस आपको पता है कि आपकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होकर और आपके स्टमक के ऊपर जाके एंड होती है। ये आपको मैंने यहाँ पे ट्यूब दिखा दी है, यहाँ से ये माउथ से स्टार्ट होकर और ये आपके स्टमक तक यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर के जरिए स्टमक के साथ अटैच हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एसोफेगस में जब आप खुराक खाते हैं तो पेरिस्टाल्सिस वेव लाइक कंट्रैक्शन के जरिए आपकी खुराक जो है, और इसमें ग्रेविटी का भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है, आपकी खुराक जो है वो आपके माउथ से आपके स्टमक में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टमक। अब स्टमक जो है एक मस्कुलर आर्गन है जहां पे आपकी डाइजेशन भी होती है और आपका फूड जो है वो भी वहां पे स्टोर होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें इसके रीजन्स की, तो हमारा पहला रीजन इसमें कार्डिया है जो कि स्टमक को आपकी एसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद फंडस है। फंडस एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दिस इज द डोम शेप स्ट्रक्चर, ये फंडस है। और उसके बाद ये आपका पाइलोरस है, और पाइलोरस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम के साथ अटैच है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक चीज रिमेंबर रखनी है कि म्यूकोसा जो लेयर्स हैं, अब जितने भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे इन लेयर्स के ऊपर ही अटैक करते हैं, इन्हीं की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। सबसे पहले है म्यूकोसा। अब जब मैंने खुराक खाई, वो खा के मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने कोई खुराक खाई, कोई मैंने फूड खाया, वो जाके मेरे म्यूकोसा के साथ इंटरेक्ट करेगा। मेरा म्यूकोसा वहां से इंजाइम सेक्रेट करेगा, पेप्सिन सेक्रेट करेगा, HCl सेक्रेट करेगा ताकि उस फूड को मजीद डाइजेस्ट किया जाए। जब वो फूड स्मॉल
इंटेस्टाइन में जाए तो वहां पे वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाए। तो उसकी वजह से हमारा क्या है, ये म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, जो भी बाहर से खुराक आ रही है, एंटीजन आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, कोई भी चीज़ हम इनगल्फ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा से ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम सब म्यूकोसा कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर इज सब म्यूकोसा। ये आपका एमसीक्यूज यहाँ पे हो गया, आपने नोट कर लेना। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सब म्यूकोसा होती है। उसके बाद इनर मोस्ट लेयर सब म्यूकोसा नहीं होती, इनर मोस्ट लेयर आपकी म्यूकोसा होती है। उससे ऊपर वाली आपकी सब म्यूकोसा होती है। उसके बाद आपकी मस्कुलर लेयर आती है, उसके बाद आपकी सिरोसा आती है। ठीक है, ये आपका जो है वो स्टमक हो गया। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल करती है। ये स्टमक से जो स्टार्ट हो रही थी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद जिजिनम, जिजिनम के साथ इलियम। ठीक है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ड्यूडेनम है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिजिनम 2.5 मीटर है, इलियम 3.5 मीटर है। अब ये इलियम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है और अटैच होने के साथ एक चीज़, एक अपेंडिचर, एक एक्स्ट्रा बॉडी जो है वो बनाती है, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख लो कि यहाँ मैंने आपको दिखाई हुई है, दिस इज द अपेंडिक्स, और इसकी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं और इसको हम सर्जरी के जरिए रिमूव करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सीकम वाली जगह पे, सीकम एक पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट किया, सीकम वाले पोर्शन पे उसने कनेक्ट किया, और सीकम जो है वो उसके बाद फिर वो ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन के ऊपर गया। दिस इज द असेंडिंग कोलॉन, ये असेंडिंग कोलॉन से ऊपर गया, फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन, और उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन, उसके बाद सिग्मोइड कोलॉन, फिर ये रेक्टम में आया, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद जो आपके फीसिस थे वो सारे रिमूव हो गए। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी फूड आई तो वहां पे जितना भी वाटर था वो ऑब्जॉर्ब हो गया और फीसिस की फॉर्मेशन की गई, और फीसिस जो है वो रेक्टम में स्टोर हुए और उसके बाद वो स्क्रीट आउट हो गए बॉडी से। ठीक है, अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिससे डिजीज पैदा होती है। और उसके बाद एसेसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो एसेसरी ऑर्गन्स में आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो माउथ के अंदर आपको डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट कर रहे होते हैं। उसके बाद लीवर जो है, लीवर बाइल्स क्रिएट कर रहा है, इन से गाल ब्लेडर जो है वो भी स्टोर कर रहा है बाइल को, और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस बाइल को डाल रहा है। ठीक है, ताकि डाइजेशन जो है वो इंक्रीज की जा सके। पैंक्रियाज जो है ये आपको, ये भी जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करे, जैसे माइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका यहाँ पे गाल ब्लेडर हो गया, यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया, और इसमें बाइल जो है वो बन के आ रहा है और आके लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको सारा बताया है, दिस इज बेसिकली जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेक्चर। हमारा मेन जो लेक्चर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जो हैं, ये डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ एंड एसोफेगस हैं, ये क्या है, डिसऑर्डर क्या होता है, डिजीज क्या होती है। अब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा एजेंट जो ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, डेरिवेशन फ्रॉम द हेल्थ स्टेटस हो जाए, डेरिवेशन फ्रॉम द हेल्थ स्टेटस हो जाए तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। और डिसऑर्डर क्या होता है कि डिसऑर्डर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किसी भी हिस्से की, और किसी ऑर्गन की, किसी आपके हिस्से की अगर नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ एंड एसोफेगस। हमारा माउथ एंड एसोफेगस का सबसे पहला डिसऑर्डर है स्टोमाटाइटिस। अब जैसा कि आपको नाम ये बता रहा है कि स्टोमाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द बकल कैविटी, ऑफ द ओरल कैविटी, ऑफ द माउथ कैविटी इज कॉल्ड स्टोमाटाइटिस। मतलब आपकी जो ये यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है, ये लिप्स के ऊपर जो मुझे ये मेरी स्किन है, दिस इज द म्यूकोसा। अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, दिस इज द इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा इज कॉल्ड स्टोमाटाइटिस। उसके बाद अगर हम बात करें, अब यहाँ पे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया हुआ है, दिस इज द स्टोमाटाइटिस। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये रेड कलर का नजर आ रहा है आपको, और इसके जो दरमियान वाली जगह है वो सारी या तो वाइट है या तो येलो है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं कि स्टोमाटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा काजिंग पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर्स इन द माउथ। जब आपको इन्फ्लेमेशन होगी, आपको पेन भी हो सकता है, रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, और आपको जो है वो अल्सर हो जाएगा माउथ के अंदर। स्टोमाटाइटिस की टाइप्स की हम बात करें, एप्थस स्टोमाटाइटिस। ठीक है, एप्थस स्टोमाटाइटिस जो है ये बेसिकली अगर पेशेंट को जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से जो स्टोमाटाइटिस होगा उसे हम एप्थस स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ठीक है, एप्थस स्टोमाटाइटिस हम कहते हैं। उसके बाद है हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस। अब हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस आपको शो कर रहा है कि हर्पेटिक स्टोमाटाइटिस बेसिकली हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 की वजह से काज कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको पेनफुल ब्लिस्टर्स अल्सर लिप के ऊपर बना देता है और ओरल म्यूकोसा के ऊपर बना देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है
एलर्जिक स्टोमेटाइटिस। अब एलर्जिक स्टोमेटाइटिस आपको शो हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल के लिए जो है वो इरिटेंट होते हैं, वो एलर्जी काज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे टूथपेस्ट की कोई कुछ लोग जो हैं वो टूथपेस्ट के साथ एलर्जिक होते हैं, कुछ फूड के साथ होते हैं, कुछ माउथ वॉशेस के साथ होते हैं। अब ये जब एलर्जिक एजेंट या जो एलर्जी काज करता है किसी भी पर्सन के अंदर, जब वो चीज़ वो इनगल्फ करेंगे या अपनी माउथ कैविटी में लेके जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एलर्जिक स्टोमेटाइटिस। उसके बाद है इन्फेक्शियस स्टोमेटाइटिस। अब आप सबको पता है इस बात का कि इन्फेक्शन स्टोमेटाइटिस बेसिकली आपका या तो बैक्टीरियल की वजह से होगा या वायरल की वजह से होगा या आपकी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे स्टोमेटाइटिस की इन्फेक्शन स्टोमेटाइटिस कौन सा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा ड्यू टू बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। अब अगर बैक्टीरिया की वजह से होगा तो हम उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहेंगे, अगर वायरल की वजह से होगा तो हम हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कहेंगे, और अगर फंगल की वजह से होगा तो फिर हम उसको कैंडिडा अल्बिकन्स कहेंगे, ठीक है। अब ये डेंटल स्टोमेटाइटिस, डेंचर स्टोमेटाइटिस क्या होता है? डेंचर स्टोमेटाइटिस बेसिकली इन्फेक्शन है ओरल म्यूकोसा का, जो क्यों होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा अल्बिकन की वजह से होगा। अब ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा देखा गया है जो लोग आर्टिफिशियल दांत वेयर करते हैं, डेंटर वेयर्स हैं, ठीक है, डेंटर वेयर्स हैं जो दांत आर्टिफिशियल पहनते हैं, फिर उनको साफ़ नहीं करते, ओरल हाइजीन नहीं करते, उनको प्रॉपरली टाइम पे रिमूव नहीं करते, साफ़ नहीं करवाते, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद देखें डिजीज़ के अंदर हमने ना पूरे प्रॉपर पॉइंट्स को पढ़ना है, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप्स, फिर उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है असेसमेंट। अब असेसमेंट हम किस तरह से करेंगे? असेसमेंट का पहला जो एक आपका हिस्सा है, जो पहला पॉइंट है वो है इंस्पेक्शन। आपने पेशेंट को देखा कि उस पेशेंट के माउथ के अंदर कोई अल्सर मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई मुझे उसमें कोई कैलोलस नज़र आ रहा हो, कोई पत्थर नज़र आ रहा हो, कोई इस तरह का कोई जख्म नज़र आ रहा हो, कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र आ रही हो, आपने इंस्पेक्शन कर ली, आपको नज़र आ गया मिसाल के तौर पर। फिर आपने उसकी पेन की असेसमेंट कर ली, डिफ़िकल्टी ईटिंग और स्वेलिंग उसकी देख ली। फिर उसके बाद आपने उसकी बैड ब्रेथ, उसका फीवर और उसकी एक्सेसिव सेलिवेशन, आप उसका सलाइवा जो है ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होगा, ठीक है, उसके सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने उसकी मेडिकेशन यूज़ देखा, उसको हिस्ट्री देखी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप बता रही हैं कि इसको स्टोमेटाइटिस है, फिर आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। अगर उसको पहले स्टोमेटाइटिस हुआ था तो पॉसिबल चांस ये है कि उसको दोबारा भी स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर हम उसको क्या करेंगे कि उसकी ओरल लीजन्स की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। बायोप्सी, अब बायोप्सी क्या होती है, ठीक है, बायोप्सी क्या होती है? बेसिकली कोई भी सेल है, ये सेल है, यहाँ पे मैंने कोई माइक्रोस्कोप लगाया, ठीक है, माइक्रोस्कोप लगाया या कुछ भी लगाया, मैंने यहाँ से ये वाला सेल उठा लिया, ये सेल उठा के मैंने यहाँ पे इस प्लेट में रखा, प्लेट में रख के इस सेल के ऊपर मैंने माइक्रोस्कोप लगा के देखा। अब इस सेल में जब मैंने माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो मुझे नज़र आया कि ये काजिंग एजेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उसको ईजिली डायग्नोज कर सकता हूँ कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी मैंने बायोप्सी किया, कोई भी मैंने टिश्यू रिमूव किया उस जगह से, और उसको मैंने अंडर सुपरविजन, अंडर माइक्रोस्कोप मैंने उसको देखा कि उसके अंदर कौन से जो है वो आपके इन्फेक्शन एजेंट्स हैं वो इसको काज कर रहे हैं, तो उसको हम बायोप्सी कहेंगे। उसके बाद ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे। अब ब्लड टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको ये हो सकता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर आपको पता है, रिस्क फैक्टर और काजेज सेम होते हैं। रिस्क फैक्टर से मुराद ये है कि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस था, बैक्टीरियल की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था, और फंगल कैंडिडा अल्बिकन्स था, ठीक है। उसके बाद अगर हाइजीन ठीक नहीं फिर हो सकता है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी फिर हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ कोई है तो फिर हो सकता है, केमोथेरापी या रेडियोथेरापी अगर उन्होंने रिसेंटली करवाई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। अब पैथोफिजियोलॉजी जो है बेसिकली सबसे पहले कोई इरिटेंट आया या कोई इन्फेक्शन आया जिसने आके ये इन्फ्लेमेशन काज की, उस इन्फ्लेमेशन ने रेडनेस की, स्वेलिंग की और पेन किया, ठीक है। उस पेन की वजह से क्या हुआ, उस पेन की रेडनेस की वजह से म्यूकोजल ड्रेनेज होगा, मतलब जो म्यूकोसा है वो डैमेज हुई, उससे कोई फ्लूइड बाहर आना शुरू हो गया। उसने क्या किया, टिश्यू की ब्रेकडाउन की, ठीक है। टिश्यू की ब्रेकडाउन होने की वजह से अल्सर बन गया और टिश्यू नेक्रोसिस होगी, टिश्यू की डेथ होना शुरू हो गई। इन सब की वजह से पेन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी और डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड स्पीकिंग हो जाएगी। यहाँ पे इनको इस तरह से स्टोमेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी, हमने आपको पहले ऑलरेडी ही पढ़ा दी है, ठीक है। उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हैं और आपकी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स ये दोनों जो हैं वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोनों सेम चीज़ें हैं। ओरल पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। जब आपकी खुराक आपके स्टमक से बाहर आती है एसोफेगस में,
तो बर्निंग सेंसेशन होती है। लेकिन यहाँ पे भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है क्योंकि वो खुराक यहाँ से लग के नीचे जा रही है, तो यहाँ से भी उसका जो इन्फेक्शन मटेरियल होगा वो भी एसोफेगस में जा रहा है, तो उस वजह से भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर, वाइट पैचेस हो जाएंगे, डिफिकल्टी ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्वेलिंग हो जाएगी, बैड ब्रेथ और एक्सेसिव सलाइवा प्रोडक्शन हो जाएगी। बैड ब्रेथ क्या होता है कि आपके माउथ से अनप्लेजेंट ऑर्डर जो है, अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो बाहर आ रही है, इसे हम बैड ब्रेथ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट हम करेंगे, हम मेडिकेशंस देंगे। अगर वो एंटी वायरल है तो हम उसको एंटीवायरल देंगे, अगर फंगल है एंटी फंगल देंगे, अगर उसको पेन हो रहा है तो हम उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, अगर उसको इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे उसकी डिफिशियंसी को कम करने के लिए, जो उसकी डिफिशियंसी की वजह से अगर उसको स्टोमाटाइटिस हो रहा है तो। उसके बाद टॉपिकल ट्रीटमेंट्स ये हैं कि लिग्नोकेन जेल, जब आप ओटी में जाते हो और आपको कहीं पे चोट लगी है, कोई भी इस तरह की चीज़ हुई है, तो वहाँ पे लिग्नोकेल जेल का यूज़ किया जाता है। लिग्नोकेल जेल वहाँ पे लगाई जाती है ताकि आपके पेन को जो है वो रिलीव किया जाए, और उसको लगाने से तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर आपकी जो पेन है वो रिलीव हो जाता है। तो लिग्नोकेन जेल का आप यूज़ कर सकते हो। एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेज़, आप उनके माउथ वॉशेज़ करवा सकते हो ताकि उनकी सैनिटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो, उनकी प्रॉपर हाइजीन इंक्रीज़ हो और उनका इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि आपने उनके वाइटल साइन को जो है मॉनिटर करना होता है, ओरल हाइजीन देखनी होती है, लीजन प्रोग्रेशन देखनी होती है, पेन लेवल, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग देखनी है आपने उनकी, और उसको मिनिमाइज़ करना है सारा। ठीक है। उसके बाद आपने उनको जो है एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस करवाने हैं। ठीक है। सॉफ्ट ब्लैंड डाइट टू प्रिवेंट इरिटेशन, उनकी डाइट प्रॉपर देनी है, सॉफ्ट देनी चाहिए ताकि उनके माउथ के अंदर इन्फेक्शन है तो वो इजीली उसको इनहेल कर सकें। एडुकेट डिहाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन देनी चाहिए। पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपने बनवानी है, और ओरल हाइजीन और अवॉइडिंग ट्रिगर्स। अब मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट को स्मोक की वजह से हो रहा है, अल्कोहल की वजह से हो रहा है, फूड की वजह से हो रहा है, तो आपने ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है। इन ट्रिगर्स को जो है ना वो अवॉइड करना है, और ये जो ओरल हाइजीन है, ठीक है, इसको आपने इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल डिसऑर्डर, वो है ओरल कैंसर। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कैंसर क्या होता है। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। ठीक है। अब ओरल कैंसर क्या होगा, ओरल कैंसर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है ओरल कैविटी के अंदर किसी भी हिस्से में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओरल कैंसर। ओरल कैंसर इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे देखें, ओरल कैंसर इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर अकरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी इंक्लूडिंग लिप्स, टंग्स, माउथ ऑफ द फ्लोर। अगर अब यहाँ आप इसको देखो, ठीक है, इसको अगर आप देखो तो ये आपका अपर फेंडोलम है। ठीक है। ये आपका अल्वा है, ये पेलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। ठीक है। ये फेंडोलम आ गया, ये आपका गम्स आ गई। ठीक है। ये सारे सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट यहाँ पे आ गया। उसके बाद असेसमेंट। आपने असेसमेंट कैसे करनी है, आपने अब कैंसर के अंदर क्या होगा कि कैंसर के अंदर जो रेड और वाइट पैचेस होंगे ना, ये परसिस्टेंट होंगे। मींस कि ये खुद ब खुद गायब नहीं होंगे, ये रहेंगे वहीं पे। अगर उनको कैंसर है तो उनकी हीलिंग जो है वो कम होगी, उनको डिफ़िकल्टी होगी च्यूइंग में, स्वेलिंग में, ठीक है, स्पीकिंग में। और उनके जो लिम्फ, ये जो यहाँ पे आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड होता है इस जगह पे। ठीक है। जब किसी पेशेंट को कैंसर होगा, किसी पेशेंट को ओरल कैंसर होगा, तो ये जो जगह है ये स्वेल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ये मैंने आगे पिक्चर लगाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, नेक्स्ट आगे आ जाएगी। ठीक है। ये इस तरह से आपका, अब यहाँ पे पेन और टेंडरनेस क्या होता है, पेन होता है कि आपको दर्द हो रहा है कंटिन्यूसली, और टेंडरनेस का मतलब ये है कि आप अगर वहाँ पे हाथ लगाते हो, ठीक है, तब आपको दर्द होगा। उसके बाद है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या है, इसमें हम ओरल एग्जामिनेशन उसको देख सकते हैं, उसकी ओरल कैविटी को देख सकते हैं। बायोप्सी का मैंने आपको बताया कि टिश्यू को रिमूव करके अंडर एग्जामिनेशन उसको कंफर्म कर सकते हैं। और इमेजिंग टेक्निक, अभी आपके सामने सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। ठीक है। उसके बाद पीईटी स्कैन फॉर स्टेजिंग, कि आप पता करा सकते हो इन चीज़ों से कि इनको जो कैंसर है वो कितने स्टेज का, पहले स्टेज का, दूसरे स्टेज का, तीसरे चौथे स्टेज का। उसके बाद है टाइप्स। अब टाइप्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है ये मोस्ट कॉमन है। ये स्क्वेमस सेल्स, आपकी जो ओरल कैविटी है वहाँ पे स्क्वेमस सेल्स पाए जाते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो मोस्ट कॉमन है। और विरिशियस कार्सिनोमा जो है स्लोली ग्रोइंग अ वार्ट लाइक। अब ये मैंने यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया, ये ठीक है, ये जो है ना, ये पाँव में जो चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ वार्ट। इस तरह का जो है ना आपकी माउथ के अंदर जो है ये शेप आना शुरू हो जाएगी। सलेवरी ग्लैंड कार्सिनोमा जो है वो रेयर है। उसके बाद काजेज़ में अगर हम बात करें तो काजेज़ में टोबैको यूज़ अगर आप कर रहे हो, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, एचपीवी इन्फेक्शन, पुअर ओरल हाइजीन। अब देखें
इसके जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं वो तकरीबन सेम है। एक बंदा अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको इसका कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक बंदा अगर अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो इसका कोई भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। एक बंदा अपनी माउथ की हाइजीन नहीं रखना, अपनी हाइजीन नहीं रख रहा, हैंड हाइजीन नहीं रख रहा, तो उसको भी हो सकता है। तो ये सारे आप इसमें काजेज में लिख सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक भी आप भी लिख सकते हो। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में वही है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, नॉर्मल सेल्स जो हैं वो म्यूटेट हो जाएंगे क्योंकि कार्सिनोजेंस की वजह से। अब नॉर्मल सेल्स जो हैं वो रेड और वाइट पैचेस बना देंगे, फिर कैंसर सेल्स रिमेन इन द एपिथेलियम, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि डीपर टिश्यूज़ में जाएगा, डीपर टिश्यूज़ में जाएगा और सर्वाइकल नोड्स को जो है वो स्वेल कर देगा और अदर ऑर्गन्स तक जो है वो उसको फैलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी पैथोफिजियोलॉजी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर बात करें। पेनलेस हार्डन्स अल्सर विद रेज्ड एजेस, ठीक है, रेड और वाइट पैचेस इन द माउथ। अब ये देखें हर जगह पे ये चीज़ आ रही है। डिफिकल्टी इन चूइंग, स्वेलिंग, स्पीकिंग, कफिंग अप, ट्रिगर स्पूटम इन लार्ज सर्वाइकल नोड्स। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये चीज़ है, ठीक है। जो आपका लिम्फ नोड होता है, अगर कैंसर है किसी पेशेंट को तो उनका जो लिम्फ नोड है वो स्वेलो कर जाएगा, वो इनलार्ज कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है कैंसर के अंदर हमने 3 से 4 ऐसे उसके हमने पढ़े हैं कि जो ट्रीटमेंट का कर सकते हैं, जो जिसमें मेडिकल रिसेक्शन, ठीक है, टिश्यू को रिमूव, ट्यूमर को आप रिमूव करते हो। उसके बाद रेडिएशन थेरापी, आप रेडिएशन के ज़रिए उसको रिमूव करते हो। केमोथेरापी, केमिकल्स के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, उसमें आप क्या करते हो कि स्किन को जो है वो ग्राफ्ट करते हो। अब स्किन ग्राफ्ट से मतलब क्या है, एक जगह पे स्किन ठीक है और दूसरी जगह पे स्किन जो है वो डैमेज है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस स्किन को उठा के यहाँ पे लगा देते हो, इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही चीज़ें आ जाएंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, ठीक है, ये सारी। उसके बाद है फेरेंजियल कैंसर। अब फेरेंजियल कैंसर बेसिकली आपकी जो फेरेंक्स हैं, अगर उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर पैदा हो गया है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल्स की और म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज किया जा रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड फेरेंजियल कैंसर। अब फेरेंजियल कैंसर आपको पता है, दिस इज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका फेरेंक्स है, ठीक है, ये नाक के पीछे, इसके पीछे नेजोफेरेंक्स है, माउथ के पीछे ये माउथ है, माउथ के पीछे ओरोफेरेंक्स है और इन दोनों के नीचे हाइपोफेरेंक्स है, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है कि आपकी फेरेंजियल कैंसर इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर अकरिंग इन द फेरेंक्स इंक्लूडिंग नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड हाइपोफेरेंक्स। असेसमेंट कैसे हम करेंगे, वही सोर थ्रोट, उसको अब सोर थ्रोट कहते हैं कि उनका गला ख़राब होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा। हॉर्नेस, उनकी आवाज़ जो है वो ख़राब होगी। डिफ़िकल्टी होगी स्वेलो करने में, कान का दर्द होगा उनको, ठीक है। उसके बाद क्या है, लम्फ। लम्फ कहते हैं एक ना, एक ये स्किन है, स्किन के ऊपर एक ऐसे डब्बा बन गया, एक स्वेलिंग हो गई, इसे हम लम्फ कहते हैं, ठीक है, ये लम्फ हो गया। उसके बाद थ्रोट और नेक का लम्फ हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कैंसर में हमेशा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, इमेजिंग करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने उसको देख लिया, बायोप्सी मैंने आपको बताया टिश्यू उठा के उसको एग्जामिन कर लिया, इमेजिंग में आपने उसको एक्सरे बम्बार्ड कर दिया, आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बम्बार्ड कर दी, आपने उसके ऊपर कोई और चीज़ जो है इमिट कर दी ताकि उसका जो है ना स्ट्रक्चर नज़र आ जाए और हम उसकी स्टेजिंग कर सकें। अब एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब है ऐसे, ठीक है, एक ट्यूब है, ये जैसे मिसाल के तौर पर ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब के ऊपर लगा होगा कैमरा, ये क्या है, कैमरा है, ये ट्यूब फ्लेक्सिबल है। अब इसको बॉडी में हम डालेंगे, फ्लेक्सिबल थिन ट्यूब विद अ कैमरा फॉर द पिक्चर्स ऑफ द डैमेज टिश्यू। जहाँ पे हम इसको डाल के आगे से स्कैन्स ले लेंगे कि उसको क्या डिजीज़ है या क्या मसला आ रहा है, इसे हम कहते हैं एंडोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद यार देखें, उसके बाद टाइप्स की अगर हम बात करें, नेज़ोफेरेंजियल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, हाइपोफेरेंजियल कैंसर। अगर नेज़ल कैविटी में होगा तो ये वाला, अगर ओरल कैविटी के पीछे होगा तो ये वाला, अगर दोनों के नीचे होगा तो ये वाला। उसके बाद है काजेज, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर आपको बताया मैंने कि वही बात है, टोबैको, अल्कोहल यूज़ मैंने आपको बताया। HPV ये इन्फेक्शन ये हो सकता है, एस्पिटेन बार वायरस, एक्सपोजर टू द केमिकल और रेडिएशंस, ठीक है, केमिकल और रेडिएशंस। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें कि मैलिग्नेंट फॉर्मेशन ऑफ द फेरेंजियल एपिथेलियल अकर्स, ट्यूमर फॉर्म होता है, उससे क्या होता है, लोकल इन्वेजन होती है, फिर मेटास्टेसिस होती है, वहाँ से वो फर्दर जो है वो फैलना शुरू हो जाता है कैंसर वहाँ से। उसके बाद आपकी कम्प्लिकेशन अराइज होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डिफ़िकल्टी होती है स्वेलो करने में और सिस्मेटिक इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये बेसिकली वही स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्या हुआ,
कहीं जगह पे कार्सिनोजन आया, उसने कैंसर काज किया। अब कैंसर ने क्या डैमेज किया, कैंसर ने जो है वो डैमेज करने के बाद उसने वहाँ से लोकलाइज्ड हुआ, उस एरिया के अंदर डैमेज किया, फिर लोकलाइज्ड होने के बाद फिर वो डीलोकलाइज्ड होने के बाद फिर वो लोकलाइज्ड हुआ, डिफरेंट जगह पे उसने मेटास्टेसिस की और वहाँ पे सारा इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, परसिस्टेंट सोर थ्रोट और वॉइस चेंजेस हो जाएंगे, पेन और डिफिकल्टी स्वेलिंग हो जाएगी, लम्फ और मास इन द नेक हो जाएगा, कफिंग अब ब्लड होगा, पेन हेयर लॉस हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में आपको पता है कैंसर की वही है, या तो सर्जरी होगी या रेडिएशन थेरापी होगी, केमोथेरेपी होगी। ठीक है, अभी तक इसका यही इलाज ढूंढा गया है। नर्सिंग मैनेजमेंट में ये होगा कि आपने उसकी एयरवे असेस एयरवे पोटेंसी, आपने उसका एयरवे क्लीन रखना है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है, नर्स का ये काम होता है कि उसका एयरवे क्लीन रखें, उसको ऑक्सीजन आनी चाहिए। अगर एक पेशेंट का एयरवे ही क्लीन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेशन की तरफ से जाएगा, डेथ की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इटर्नल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे होता है, एक होता है इटर्नल न्यूट्रिशन, एक होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। इटर्नल से आपने याद रखना है, इटर्नल न्यूट्रिशन से आपने याद रखना है कि थ्रो इंटेस्टाइन, थ्रो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से आपने खाया, अंदर गया, दिस इज द इटर्नल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन से आपने याद रखना है पेरेंट का मतलब होता है जो केयर करते हैं। अब अगर अंडर सुपरविजन आप कर रहे हो, अंडर आईवी लाइन आप लगवा रहे हो, आईवी लाइन लगवा के आप फूड ले रहे हो, तो ये क्या होगा, पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंट से क्या याद रखना है, सुपरविजन से याद रखना है कि आईवी लाइन सुपरविजन के अंदर ही लगती है, नर्स लगाती है या डॉक्टर लगाता है, तो वो पेरेंटल न्यूट्रिशन हो जाएगा। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब सलेवरी ग्लैंड्स के 3 डिसऑर्डर्स हैं, 3 मेजर सलेवरी ग्लैंड्स और 3 डिसऑर्डर्स हैं। आपको पता है हमारे 3 ग्लैंड्स हैं, ये एसेसरी ग्लैंड्स भी हम इनको कहते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स भी हम इसके अंदर इसको काउंट करते हैं। और हमारा जो हमारे कान वाली जगह है, इसके नीचे हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये हमारा जो जा है, इसके नीचे हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, और हमारी जो ज़ुबान है, इसके नीचे हमारा सबलिंगुअल जो है वो ग्लैंड होता है। अब इनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो हमारे क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, जब वो सलाइवा सेक्रेट कर रहे हैं तो उनका सलाइवा आना बंद हो जाएगा, या आएगा ही नहीं, या ज़्यादा आ जाएगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब जो हमारा पेरोटोसिस है, पेरोटोसिस, ठीक है, पेरोटाइटस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड है। अब अगर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इसे हम मम्प्स का नाम देंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो इसे स्टेफाइलोकोकस ऑयूरस कहेंगे। मम्प्स जो है वो चिल्ड्रन बच्चों के अंदर होता है, और स्टेफाइलोकोकस या जो ओल्डर एडल्ट्स के अंदर होता है। सिम्टम्स की अगर बात करें, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगा। अब टेंडरनेस और पेन में क्या फ़र्क है, पेन जो है वो आपको हो रहा है, टेंडरनेस जब उसको उस चीज़ को दबाओगे, आप वहाँ पे फोर्स लगाओगे तो उसकी वजह से आपको पेन होगा। ठीक है, रेड फीवर और डिफिकल्टी स्वेलिंग होगी, रेड शाइनी स्किन ओवर द स्वेलन ग्लैंड। ठीक है, मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, हाइड्रेशन इंक्रीज कर सकते हो, गुड ओरल हाइजीन, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो पेन मैनेजमेंट है उसको पेन किलर के ज़रिए आप उसको ट्रीट कर सकते हो। सर्जिकल ड्रेनेज अगर आपको हो रहा है उसको हम पैरोटिडेक्टोमी के ज़रिए हम उसको, अब ये होती क्या है, इसके ज़रिए हम इसको रिमूव करेंगे। होती ये है कि जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, या तो उसका कोई पार्ट या वो पूरा का पूरा ग्लैंड हम सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, उसे हम कहते हैं पैरोटिडेक्टोमी। ठीक है, पैरोटिडेक्टोमी। उसके बाद है सियालाडिनाइटिस। ठीक है, सियालाडिनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलेवरी ग्लैंड है, कोई भी सलेवरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी हम सियालाडिनाइटिस कहेंगे। इन्फेक्शन जो है वो कैसे होगा, स्टेफाइलोकोकस के जरिए होगा, स्ट्रेप्टोकोकस के जरिए होगा, और मिस्लिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑयूरस के जरिए हो सकता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, पोरल हाइजीन की वजह से भी हो सकता है, रेडिएशन थेरापी और सलेवरी ग्लैंड स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम में पेन, स्वेलिंग, पस, डिस्चार्ज फ्रॉम द डक्ट। मैनेजमेंट वही आपका एंटीबायोटिक इन्फेक्शन, ठीक है, मसाज करेंगे, ओरल हाइजीन, वार्म पोजेस कंप्रेसर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और सर्जिकल ड्रेनेज इफ़ नेसेसरी। अब स्लेवरी कैलकुलस, अब कैलकुलस कहते हैं, कैलकुलस किसे कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं आपके स्टोन्स को। ठीक है, अगर स्टोन्स हैं तो हम कहेंगे कैलकुलस। सलेवरी कैलकुलस का मतलब यह है कि आपके सलेवरी ग्लैंड के अंदर अगर स्टोन पैदा हो गया है तो उससे कॉम्प्लिकेशन होगी। क्या होगा, अब सलेवरी ग्लैंड के अंदर स्टोन पैदा हो गया तो सलेवरी ग्लैंड ने सलाइवा सेक्रेट करना है। अब ये आपकी जो है ना वो आ रही है, ट्यूब आ रही है, और ये आपका स्टोन है। अब स्टोन ने सलेवरी ग्लैंड वाली जो ओपनिंग है उसको बंद किया हुआ है। जब बंद किया हुआ है, उधर से सलाइवा आ रहा है लेकिन वो आगे निकलने ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा, पेन होगा, और पेन से क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। अब ये कैलकुलस इस तरह से है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स
ठीक है, इन द सलेवरी ग्लैंड मोस्टली इन द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबल के नीचे, जा के नीचे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अगर यहाँ पे आप देखें ये आपका यहाँ पे कैलकुलस बन रहा है और ये यहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सडन क्लोकी पेन, क्लोकी पेन हम कहते हैं वेव लाइक पेन, पेन आया गया, पेन आया गया, वेव लाइक पेन होता है, ठीक है। क्लोकी पेन रिलीव्ड बाय गश ऑफ सलाइवा। अब यहाँ पे नोट करें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सलाइवा वो ब्लॉक था ना, सलाइवा आया, उसने जो है ना वो निकला, लेकिन निकल नहीं रहा था क्योंकि ब्लॉक था। तो जैसे ही वो निकला फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो आपका जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा क्योंकि वो निकल गया। जब वो निकला नहीं है, प्रेशर वहाँ पे एक्सर्ट कर आपको पेन होगा, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस हम किस तरह से कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए हम कर सकते हैं, एक्सरे के जरिए हम कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे, हम मैनेजमेंट जो है वो या तो उस स्टोन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या उस स्टोन को शॉक वेव के जरिए ब्रेक कर देंगे या सर्जरी कर लेंगे। उसके बाद सलेवरी ग्लैंड न्यूप्लाज्म। अब न्यूप्लाज्म आपको पता है हम कहते हैं कैंसर को, ट्यूमर को, ठीक है। ट्यूमर इन सलेवरी ग्लैंड, इसका न्यूप्लाज्म। अब ये 50% बिनाइन होता है और 7 to 80% जो है वो पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। मतलब जो न्यूप्लाज्म है ये ज़्यादातर आपके सलेवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये नहीं शामिल, ठीक है। सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड्स और आपका सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड शामिल है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या, अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ तो उसकी वजह से भी हो सकती है। पेन जो है, पेनलेस स्वेलिंग इन द ग्लैंड, इफ़ मैलिग्नेंट फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, पेन डिफिकल्टी स्वेलिंग, अगर वो मैलिग्नेंट है तो फेशियल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। डायग्नोसिस के जरिए हम क्या करेंगे, फाइन नीडल लाइक एस्पिरेशन, मतलब आपने, अब मिसाल के दे रहा हूँ, अगर इस जगह पे आपको कैंसर है या न्यूप्लाज्म है, हमने एक नीडल यहाँ पे पकड़ी, यहाँ पे ऐसे नीडल रखी और यहाँ से हमने, यहाँ पिस्टन था, हमने इसको खींच लिया। जब हमने इसको खींचा तो यहाँ से जो सेल्स थे वो स्ट्रक्ट होकर यहाँ पर आ गए, तो ये क्या हो गया, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी, मतलब यहाँ से आपने सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैनेजमेंट में क्या होगा, मैनेजमेंट में आपकी सर्जरी आ जाएगी, रेडिएशन थेरापी आ जाएगी, बोलूटिनम टॉक्सिन ए आ जाएगा, केमोथेरापी आ जाएगी। सर्जरी, अब बोलूटिनम टॉक्सिन ए क्या होगा, ये भी जो है ना, इसके ज़रिए भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी के ज़रिए कर सकते हैं, रेडिएशन थेरापी, केमोथेरापी के ज़रिए कर सकते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। अब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, इज द बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस ड्यू टू द इनकम्पिटेंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये आपका जो है वो स्टमक है, ठीक है, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये वाला लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये वाला। अब इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की लैकिंग होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इधर का जो कंटेंट है सारा वो आ जाएगा स्टमक एसोफेगस के अंदर। जब ये वाला कंटेंट एसोफेगस के अंदर आया तो उससे क्या हो गया कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कहते हैं वापस आना, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस ड्यू टू द इनकम्पिटेंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन में हो सकता है, हाइटल हेर्निया, जब वो आपका जो आपका स्टमक है ये एसोफेगस में घुसना शुरू हो जाता है, इसे हम हाइटल हेर्निया कहते हैं, मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। मतलब ये है कि जब आपका ड्यूडेनम का, स्मॉल इंटेस्टाइन का या आपके स्टमक का कंटेंट या जो फ्लूइड है, जो डाइजेशन वाला मटेरियल है, वो उठ के वापस एसोफेगस में आ जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब वो क्या करेगा, जब वो वापस बार बार आ रहा है, आपकी एसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देगा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो इंक्रीज कर देगा। अब इसकी मैनिफेस्टेशन आपके, देखिए मेरी बात सुने, जब एसोफेगस, जब आपके स्टमक से कोई एसिडिटी वाला, HCl वाला, पेप्सिन वाला सारा मटेरियल जो डाइजेस्ट हो रहा था वापस आ गया एसोफेगस में, तो क्या होगा, आपको चेस्ट बर्न होगा, हर्ट बर्न होगा, दर्द होगा, पेन होगा, आप स्वेलो कुछ नहीं कर सकोगे, आपको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, ब्रीथिंग करने में, ब्रीथिंग तो नहीं, स्वेलो करने में, इस तरह की आपकी डिफ़िकल्टी बहुत सारी होंगी। आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि हर्ट बर्न क्या है, बर्निंग सेंसेशन इन द एसोफेगस, डिस्फेजिया, इंडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, बैक फ्लो ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड हो जाएगा, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी स्वेलिंग हो जाएगी, ओंडोफेजिया, पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी, हाइपर सेलिवेशन, आपका ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा, एसोफेगस इन्फ्लेमेशन एसोफेगस हो जाएगी, एसोफेगाइटिस क्या होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगस हो जाएगी। असेसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, अब इसकी एंडोस्कोपी कर सकते हो, मैंने आपको स्मॉल थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ कैमरा इनटू देयर बॉडी टू असेस द कंडीशन, एंडोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद बैरियम स्वेलो, अब बैरियम स्वेलो क्या है, ये भी एक्सरे की एक टाइप ही है। बैरियम स्वेलो में हम बैरियम सल्फेट को जो है वो एक्सरे के साथ डालते हैं और डाल के हम उसकी जो एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज़ हैं उसको असेस कर लेते हैं। उसके बाद एसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग के ज़रिए भी हम उसका एसिड रिफ्लेक्स सेंसिटिविटी देख सकते हैं। अगर
जब आपको अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि HCl आ गया, बहुत सारे एसिडिक मटेरियल आ गया जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व था। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, हम डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, टाइमिंग फॉर मील चेंज कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोस्चरल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन में क्या है, एंटासिड्स कहते हैं, क्या उनको दे सकते हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स दे सकते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक्स दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम उसको निसन फंडोप्लिकेशन रैपिंग पार्ट ऑफ द स्टमक अराउंड द एसोफेगस स्फिंक्टर टू प्रिवेंट रिलैक्स, मतलब ये कि अब ये यहाँ पे ये आपका था स्टमक, वो कह रहे हैं हम इसको ऐसे बांध देते हैं, यहाँ पे बांधेंगे तो इधर का मटेरियल ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आप इसको दे सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप उसको उनकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उनको आप ठीक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अगर कोई शराब पीता है, कोई अल्कोहल कंजप्शन करता है, कोई जो है आपका स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे उनके अगर ओरल हाइजीन उनकी ठीक नहीं है, हैंड हाइजीन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर वो सारे इन चीज़ों को केयर करें, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो ये डिजीज़ कभी भी नहीं होगी, ठीक है। हम उनके लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, डाइटरी चेंजेस ठीक कर सकते हैं, उनकी पोजीशनिंग उनकी ठीक कर सकते हैं, उनका मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं और उनको कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम एंड करते हैं और हमने आपको 3 से 4 डिजीज़ जो हैं वो कवर कर दी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको लेक्चर के अंदर जितना नेक्स्ट कंटेंट है अकॉर्डिंग टू द UHS, FGMU, किंग एडवर्ड, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंटेंट के अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर एंड सुधार्थ वाली बुक हम आपको सारा यहाँ पे देंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और इस लेक्चर के नीचे अच्छे कमेंट्स किए और आपने मुझे मेरी खामियाँ और मेरी खूबियाँ कमेंट्स के अंदर बतानी ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।